देखो आज हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है चित्र में दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। ये चित्र सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना चित्र। इस चित्र में देखो किस तरीके से प्रतिरोध लगे हुए हैं। एक चतुर्भुज जैसा बना है। इस चतुर्भुज के भुजाओं में प्रतिरोध लगे हुए हैं, लगे, और इसके एक विकर्ण में भी प्रतिरोध लगा है। एक बैटरी लगी हुई है, साथ में उसके बगल में एक प्रतिरोध और अटैच है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध हैं और सभी प्रतिरोधों में हमको धारा का मान निकालना है। दिए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में, ये जो नेटवर्क दिया गया है इसकी प्रत्येक शाखा में हमको धारा का मान निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन है, बोलो। और इस परिपथ में 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कितनी लगी? 10 वोल्ट की। और सबके प्रतिरोधों के मान दिए हुए हैं। देखो सब प्रतिरोधों के आगे उसका मान लिखा हुआ है। बस ये नहीं पता कि इसमें धारा कितनी बह रही है, और हमको ये बताना है कि धारा सब में कितनी कितनी बह। क्या निकालना है? धारा निकालनी, प्रतिरोध थोड़ा निकालना है। अगर हमको प्रतिरोध निकालना होता तो कोई ना कोई इसमें एक अज्ञात प्रतिरोध होता, तो ये बन जाता व्हीट स्टोन सेतु। दिख तो ऐसे रहा व्हीट स्टोन सेतु की तरह। ये व्हीट स्टोन सेतु की तरह बिल्कुल चित्र बन रहा है। उसमें भी चतुर्भुज है, बीच में विकर्ण है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो व्हीट स्टोन सेतु जो है वो अज्ञात प्रतिरोध के लिए बनाया गया है। कोई एक अज्ञात प्रतिरोध है, चारों भुजाओं में कोई एक अज्ञात प्रतिरोध होता है, 3 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। तो P/Q बराबर R/S के सिद्धांत से अज्ञात प्रतिरोध निकाल लिया जाता है। लेकिन इसमें कोई अज्ञात प्रतिरोध थोड़ा निकालना है, इसमें हमको निकालनी है धारा। ठीक, और इसमें हमको लगाना है कौन सा नियम? किरचॉफ का दूसरा नियम। कौन सा नियम लगेगा? किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको हम वोल्टता का नियम या लूप का नियम या पास का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आई? वो नियम लगाना है और फिर हमको धारा का मान निकालना है। समीकरण बनेंगे अच्छे खासे। चलो देखते हैं कैसे लग जाएगा ये। अब सब लोग बोर्ड पे ही ध्यान देना और कहीं भी अपना दिमाग इधर उधर मत ले जाना, उन्हें गड़बड़ा निकल रही है। सबसे पहले धारा का प्रेजेंट कर दे। इसमें कितनी धारा निकल रही है? कितनी धारा निकल रही है? आई धारा निकल रही है। तो बताओ इसमें कितनी बहेगी? आई ही तो बहेगी। यहाँ कितनी धारा बहेगी? यहाँ आई धारा बहेगी। बोलो, दिखाई पड़ रहा है? आई धारा बहेगी। यहाँ तक तो आई धारा ही बहेगी, यहाँ तक आई धारा बहेगी। लेकिन जैसे ही धारा यहाँ पहुंचेगी ए संधि पे, यहाँ पे संधि मिल गए ना, अब धारा को बटना पड़ेगा। बटेगी ना, स्प्लिट होगी धारा। अब यहाँ पे बटेगी धारा। तो संधि का नियम कहता है कि आने वाली धारा का कुल योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग है कि नहीं? I1 धारा, I1 धारा चली गई। ठीक, और इसमें आ गई I2 धारा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से धारा I1 है, इसमें भी धारा I1 है, यहाँ भी धारा I1 है, I1 धारा है, और इसमें I2 धारा बहेगी। बोलो, I2 धारा बहेगी। लेकिन जब ये धारा I1 यहाँ पे पहुंचेगी P संधि पे, तब इसको एक और संधि मिल गई है ना, तब फिर इस धारा को बटना पड़ेगा, है ना। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें बह रही है I3 धारा। कितनी बह रही है? I3 धारा। I1 थी, I1 में से I3 धारा इसमें चली गई, तो बची कितनी? I1 माइनस I3 बची कि नहीं? बात समझो कि नहीं भाई? यहाँ 5 एम्पीयर धारा थी, 2 एम्पीयर इसमें चली गई, तो बची कितनी? तो इसमें जो बची कुची इसी में तो आएगी, बची कुची धारा इसमें आएगी। तो इसमें बहने वाली धारा होगी I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, सेम उतनी धारा, सेम वही धारा। अब यहाँ पे धारा पहुंची। अच्छा, इसमें धारा I3 है तो यहाँ भी धारा I3 रहेगी। बोलो, अब ये धारा I3 जब यहाँ पहुंचेगी तो इसको मिल जाएगी संधि, मिल जाएगी। तो इधर से धारा I2 आ रही है और उधर से धारा I3 आ रही है। अब दोनों धाराएं आपस में जुड़ के फिर से तभी तो इसमें बहेगी। तो इसमें धारा कितनी बहेगी? I2 प्लस I3। इस वाले में ये I2 प्लस I3 कहाँ से आई? ऊपर से I3 धारा आ रही है, इधर से I2 धारा आ रही है, दोनों संधि में मिलेंगी। आने वाली कुल धाराओं का योग जाने वाली कुल धाराओं के बराबर। इसमें धारा जब जाएगी तो इनका जोड़ के बराबर होगा। आई बात समझ? तो इसमें धारा बहेगी I2 प्लस I3। तो इतनी धारा इसमें भी बहेगी I2 प्लस I3। बोलो, अब इधर से I2 प्लस I3 आ रही है और उधर से I1 माइनस I3 आ रही है, और दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे कितनी धारा बन जाएगी? जरा बताओ। I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3, I3 कट जाएगा, I1 प्लस I2, एक धारा इसमें बनेगी I1 प्लस I2, जो किसके बराबर है? I के बराबर। यानी कि यहाँ फिर ये I धारा बन जाएगी और ये I बैटरी ले लेगी। I दिया था, I ले लिया।
धारा के मामले में बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब हम लगाएंगे पास का नियम। अलग अलग पास में अलग अलग पास का नियम लगाएंगे। पास किरचॉफ के दूसरा नियम में लगा रहा है। ठीक, पास ए बी डी ए, कहाँ है भाई? ए बी डी ए, ये वाला पास दिख रहा है। इसमें इस तरीके से चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाना मैंने बताया था क्लॉकवाइज लगाओ या एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, लेकिन दो चक्कर लगाने, दोनों सेम डायरेक्शन में लगाने। ठीक है, तो ये वाला पास दिख रहा है ए बी डी ए, इसमें हमको पास का नियम लगाना है। तो इधर की तरफ चक्कर लगा, इधर चक्कर लगाओ, उधर तीर बना दो। किरचॉफ का नियम लगाने पर तो किरचॉफ का नियम लगाएं। चलो लगाएं, यहां से शुरू करो, यहां से ए से शुरू करो। इस डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि चक्कर हमको ऐसा लगाना है ना, इस डायरेक्शन में चलना है। इस डायरेक्शन में जब चलेंगे तो हमको सबसे पहले वाले चक्कर में प्रतिरोध पे रुकना चाहिए। तो प्रतिरोध मिला नहीं मिला? 10 ओम मिला। अब प्रतिरोध पे रुक के हम देखेंगे इसमें धारा कितनी बह रही है। बताओ कितनी धारा बह रही है? I1 बह रही ना, तो I1 और उसके संगत प्रतिरोध का मान कितना है? 10, तो 10 I1 हो जाएगा। हो जाएगा ये? बोलो। अब चूंकि जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में धारा बह रही है, तो प्लस का रहेगा। अब बी पे पहुंचे, अब बी के बाद हम नीचे आएंगे ना, बोलो। जब नीचे आएंगे तो फिर एक प्रतिरोध मिल गया। मिला नहीं मिला? जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में धारा भी बह रही है। इसमें कितनी धारा बह रही है? I3। कितनी है? कितना प्रतिरोध है? 5, तो 5 I3 हो जाएगा। बोलो। फिर हम नीचे आएंगे, फिर हमको एक संधि मिल गई संधि। अच्छा, फिर उसके बाद हम इधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ मामला गड़बड़ है। इसमें धारा इस तरफ आ रही है, इस तरफ है, तो माइनस लगेगा 5। और धारा कितनी बह रही है? I2 बह रही है। बोलो। और फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे। एक चक्कर पूरा हो गया। अब एक चक्कर जब पूरा हो जाएगा तो बराबर हम लगाते हैं बराबर। उसके बाद क्या करेंगे? हम दूसरा चक्कर लगाएंगे। दूसरा चक्कर ऐसे लगाएंगे और रुकना कहाँ पे है? सेल पे रुकना है। और सेल अगर ना हो तो ई का मान 0 हो जाएगा। देखो, एक चक्कर पूरा अगर हम लगा लें तो कहीं सेल लगा है? नहीं लगा, तो यहाँ 0 लिख दे। 5 कॉमन मिल सकता है। 5 कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा? 2 I1 बचेगा यहाँ पे। बोलो। और प्लस I3 और माइनस I2, ये तो बचेगा बराबर। अब 5 गोड़े में उधर जाएगा तो 0 के साथ भाग होकर के खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 2 I1। बहुत ही धैर्य के साथ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो हम लगा रहे हैं उसको ध्यान से समझो। ये बात समझ में आई? कहां से आया? 5 कॉमन लिया था, उधर चला गया 0। इसको कर दो समीकरण नंबर 1। पास बी सी डी डी, कौन सा है? बी सी डी डी, ये दूसरा वाला पास। इस पास में किरचॉफ का नियम लगाओ। किरचॉफ का नियम से बोलो, किरचॉफ के नियम से लिख दो। किरचॉफ के नियम से लंबा लिखने की क्या जरूरत है? अब इसमें लगाओ। अब इसमें भी हमको चक्कर लगाना पड़ेगा, तो ऐसे ही चक्कर लगा लो, ऐसा लगा लो चक्कर। ठीक, तो हम बी से शुरू कर रहे हैं। बी से, तो बी से जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो प्रतिरोध पे रुकेंगे। प्रतिरोध 5 है ना, और इसमें धारा कितनी बह रही है? I1 माइनस I3। तो हम क्या लिखेंगे? I1 माइनस I3 और ब्रैकेट के बाहर 5 इंटू लिखेंगे। बोलो। अब प्लस में रहेगा क्योंकि धारा की डायरेक्शन उसी दिशा में है जिस दिशा में हम चल रहे हैं। फिर सी नंबर पे आ जाओ। सी नंबर पे फिर से हम किधर जाना पड़ेगा? इधर ना, इस तरफ। तो इसमें धारा बह रही है I2 प्लस I3, लेकिन दिशा उल्टी है, तो माइनस लगाओ। और यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे I2 प्लस I3 और फिर 10 लिखेंगे। और फिर अभी 0 कहाँ? अभी यहाँ पे आओ। और उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो फिर ऊपर जाएंगे, तो फिर हमको माइनस लगाना, क्योंकि धारा की दिशा उल्टी है, तो फिर माइनस लगाओ। अब ये कितना है? 5, और इसमें धारा कितनी बह रही? I3, तो 5 I3 हो जाएगा तो बराबर। अब देखो, अब एक चक्कर कंप्लीट हो गया। बोलो सब लोग, बोलो। एक चक्कर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा चक्कर लगाएंगे। अगर सेल है तो रुकेंगे, नहीं सेल है तो नहीं रुकेंगे। एक दूसरा चक्कर लगाया, सेल है ही नहीं, तो वैसे तो भाग बल 0 हो जाएगा। बोलो। इतना तो 5 भूलेंगे तो हो जाएगा 5 I1। बोलो। माइनस 5 I3, ब्रैकेट खोला है मैंने ये वाला। अब पहले खोल ले। फिर 10 I2
और फिर ये हो जाएगा माइनस का 10i3, 10 से गुणा किया ना दोनों को, माइनस से खोलेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, 5i3 बराबर 0। अब क्या करें, एक i1 यहाँ है और दूसरा तो कोई i1 है नहीं, तो i1 अकेला रहेगा। 5i3 और 5i3 दोनों माइनस के हैं। अच्छा एक और i3 है, 3i3 है ना, तो 5 और 5 10 और 10 ये 3i3 है ना यहाँ पे, तो कितने i3 हो जाएंगे, 20i3। और i2 कितने हैं, एक ही, तो 5i1 और माइनस का 10i2 और माइनस का 20i3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया, बोलो। इसको क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन मिल सकता है, 5 कॉमन मिल जाएगा, तो 5 कॉमन मिलेगा तो यहाँ i1 बचेगा अकेला, और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 2i2 बचेगा, और यहाँ 4i3 बचेगा बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 कर दो। देखो हमने डायरेक्ट कॉमन ले लिखा नहीं है, समझ गया कि नहीं, 5 कॉमन लेके हमने 0 के साथ खत्म कर दिया, जैसे ऊपर मैंने किया था वैसे यहाँ भी कॉमन लिया है। तुम बताओ ज्योति, ये बात समझ में आई है? अच्छा ऊपर 5 कॉमन लिया था, ये समझ में आ गया था, ये भी नहीं समझ में आया था। अरे यहाँ सब में 5 छुपा बैठा है कि नहीं, 10 के अंदर 5 है कि नहीं, 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, तो 5 तीनों में से मैंने निकाल लिया। इसी को तो कहते कॉमन लेना। तो 10 यहाँ पे 5 गुणे 2 लिखा था, तो 5 निकल गया, 2 बचा कि नहीं, यहाँ 5 अकेला था, बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ भी 5 बाहर निकल गया। अब ये 5 गुणे में लिखा है, इसका मतलब कॉमन ले लिया। अब ये 5 गुणे में इधर जाएगा तो, और बटे के साथ 0 के साथ खत्म हो जाएगा, तो गायब हो गया, देखो 5 हो गया, 5 गायब। ऐसे ही इसमें भी देखो 5 कॉमन हो सकता है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5 है, तो जब सब में 5 निकालेंगे तो यहाँ i1 बचेगा, यहाँ 2i2 बचेगा, और यहाँ 4i3 बचेगा। 5 चक्को 20, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब वो 5 0 के साथ हमने फिर खत्म कर दिया, तो इतना बचा खाली, 5 गायब हो गया। आया समझ में, जैसे यहाँ कॉमन लिया तो वैसे हमने यहाँ कॉमन लिया। इतना सबको समझ में आया। दोनों के मान हमने नाम लिखे ही नहीं, इनका GH लिख दो, GH। अब देखो AGHA, ये 5 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सब लोग देखो बोर्ड पे, ABCGHA, ये एक बंद पास है कि नहीं, इसमें लगाएंगे पास, ABCGH फिर A में किरचॉफ का नियम लगाने पर, किरचॉफ के नियम से लिख दो भाई, किरचॉफ के नियम से, ठीक। तो चलो अब इसमें हमको इसी दिशा में हमको घूमना है, जिस दिशा में हमने इसमें घूमना है, इसी दिशा में हमको घूमना है, इसी दिशा में चलेंगे। तो इसमें देखो कितनी धारा बह रही है, i1, तो ये हो जाएगी 10i1, ठीक। फिर B पे आ गए, अब B के बाद हम इसमें आएंगे, इसमें चलेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, प्लस का 5i1 माइनस i3 हो जाएगा। बोलो अब C पे आ गए, अब C के बाद हम इसमें आएंगे, इसमें इस वाले तार में आएंगे, तो इस वाले तार में देखो कितनी धारा बह रही है, i1 प्लस i2, लेकिन प्रतिरोध नहीं है ना, तो चलते चले जाएंगे, सेल पे नहीं रुकना है, पहले चक्कर में सेल पे नहीं रुकना, प्रतिरोध पे रुकना। तो बताओ यहाँ प्रतिरोध है, तो यहाँ पे इसी दिशा में धारा बह रही है, और धारा कितनी है I, तो ये हो जाएगा 10i हो जाएगा। अब फिर ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, एक चक्कर कंप्लीट हो गया ना। आप बराबर लगाओ, अब हम दूसरा चक्कर लगाएंगे, दूसरा चक्कर लगाते 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 यहाँ पे रुकेंगे। अब इसमें देखो वैद्युत वाहक बल की दिशा माइनस से प्लस होती है, उसी दिशा में हम चक्कर भी लगा रहे हैं, तो वैद्युत वाहक बल की दिशा E होती है, वो प्लस में रहेगी, है ना। तो E का मान है कितना, 10, तो सीधा सीधा यहाँ 10 लिख दे। E का मान मैंने रखा है 10, E बराबर 10 रखा है, ब्रैकेट खोल दो, तो हो जाएगा 10i1 प्लस 5i1 माइनस का 5i3 और प्लस का 10i बराबर 10। देखो एक जैसे हो तो जोड़ लो, जैसे 5i और 10i एक जैसे हैं तो जोड़ लो, तो हो जाएगा 15i1, और फिर क्या, ये खाली i है, ये खाली i है, माइनस का 5i3 और प्लस 10i। इतना समझ में आया, समझना, 5 3 15, इसमें 5 है ना, ये तो 5 बड़ा बड़ा दिख रहा है,
5 दूनी 10, इसमें भी 5 है, तो 5 जब कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 3i1, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा निकलेगा, यहाँ कितना बचेगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा, अब बराबर, अब वो 5 10 के नीचे चला जाएगा, बोलो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी, तो ये 2 बन जाएगा, सीधे सीधे 2 लिख दें, यहाँ पर क्या कर दें, समीकरण नंबर 3, या इस 2 को अगर इधर ले आओ इस तरफ, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर, समझ में आएगी नहीं, उधर 2 अकेला था, इधर ले आए माइनस का हो गया, तो 0 बचा। बिंदु ए दिख रहा है, बिंदु ए पर संधि का नियम लगाओ, बिंदु ए पर संधि के नियम से, संधि के नियम से समझते जाना, थोड़ा बड़ा है सवाल है, संधि के नियम यहाँ पर, तो बताओ ये आई जो है स्प्लिट कर रही ना, आने वाली कुल धारा कितनी है आई, बराबर जाने वाली कुल धारा i1 प्लस i2, ऐसे तो बट रही है, ठीक। अब हमने सारी चीजें निकाल ली, अब समीकरण नंबर 4 से आई का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। भाई समीकरण नंबर 3 कहाँ दिख रहा है, समीकरण नंबर 3 कहीं किसी को दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें देखो आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आई दिख रही है, इसमें हम आई का मान रख देंगे, ये आई है, ये आई है, इस आई की जगह पर हम ये वाला मान रख देंगे समीकरण 4 का, ठीक। तो समीकरण 4 से आई का मान 3 में रख देंगे, है ना, समीकरण 3 में रखने पर, तो चलो रखो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 3i1 माइनस i3 प्लस 2, अब आई की जगह आई हटा दो, आई की जगह i1 प्लस i2 लगा दो, बोलो, और फिर -2 और फिर बराबर 0, अब 3i1 माइनस i3 प्लस ये बन जाएगा 2i1 और प्लस 2i2 और -2 बराबर 0, हल करो इसको, लाइन चीज ना एक में मिक्स हो जाएगा, ठीक। तो इसको हल करो, तो 3i1 अकेला है, अच्छा 3i1 2i1 जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 5i1, बोलो, और फिर 2 प्लस का 2i2 और फिर माइनस का i3 और फिर माइनस का 2 बराबर 0। देखो आई गायब हो गया कि नहीं, हमको आई गायब करना था, i1 i2 i3 रखना, तो मान लो 5, समीकरण 5 इसको मान लिया। अब समीकरण 5 और 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समीकरण 1 ये है समीकरण 1, ठीक, और समीकरण 5 ये है समीकरण 5, और ये है समीकरण नंबर 4, थोड़ा सा अलग से दिखा दे हाईलाइट करके, ठीक, तो दिखे दूर तक यहाँ ये समीकरण बने हुए हैं, समीकरण 5 और 1 दिख रहे हैं, देखो 5 और 1 जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, खाली ये नंबर बदले हैं, बाकी सब एक जैसा दिख रहा है। इनको क्या करो, इनको आपस में जोड़ दो, इनको आपस में जोड़ दो, ठीक, कैसे जोड़ेंगे बताओ, समीकरण 5 व 1 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो एक चीज कट जाएगी, अब देखो कैसे, हम ऊपर नीचे रख के जोड़ेंगे, ऊपर लिख दो 5i1, ठीक, अच्छा -i3 लिखा हुआ है, इसको पहले लिख दो, और फिर प्लस 2i2 और फिर -2 बराबर 0, अच्छा अब एक लिख दें इसी के नीचे, है ना, तो 2i1 और फिर प्लस i3 और फिर -i2 और फिर बराबर 0, अब जोड़ दें इनको, जोड़ देंगे तो सब कुछ प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, है, ये थोड़े प्लस का रहेगा तो माइनस रहेगा, मतलब सिंपल जोड़ना है हमको, जब सिंपल जोड़ेंगे तो हम देखेंगे 5 और 2 कितने हो गए, 5 और 2 7i1 हो गया, अच्छा ये i3 देखो प्लस का एक माइनस का है, चिन्ह माइनस जब लगाते तब चेंज करता है, प्लस में कोई चिन्ह नहीं चेंज होता है, तो ये कट जाएगा, बोलो, यहाँ लिख सकते हो जोड़ने पर, जोड़ने ऊपर लिखा तो है, जोड़ने पर यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, ठीक, i1 i2 i3 वाले कट जाएंगे ना, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों कट जाएंगे, यहाँ देखो 2i2 और 1i2 ये दोनों घट जाएंगे ना, क्योंकि माइनस है, तो 2i2 से 1i2 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का i2 बचेगा, है ना, और फिर माइनस का 2 भी तो बचेगा, ये वाला माइनस का 2, ये माइनस का 2 उधर जब जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 2 ये आया जोड़ने का, ये समीकरण एक नया समीकरण बन गया, ठीक। अब क्या करेंगे,
अब समीकरण ए गुणा कर दें और फिर इसमें गुणा करके 2 में जोड़ दें। समीकरण 1 को 4 से गुणा करके किसमें जोड़ दें? समीकरण 4 से गुणा करके 2 में जोड़ना है। 2 कहाँ है? ये देखो नीचे है, 2 में जोड़ दो। एक मिनट, समीकरण 2 में जोड़ने पर ठीक। तो सबसे पहले इसको 4 से गुणा करोगे, इसको 4 से गुणा करोगे, यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने। 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 I1 हो जाएगा, 8 I1 हो जाएगा और फिर 4 I3 हो जाएगा। बोलो, या I2 पहले लिख लो, 4 I2 हो जाएगा माइनस का, बोलो, और फिर 4 I3 हो जाएगा प्लस का, बोलो, और फिर ये तो 0 रहेगा, बराबर 0। अच्छा, अब ये वाला लिखना है, इसके नीचे जोड़ना ही तो है ना, तो समीकरण 2 उठा के यहाँ रख दो। तो I1 माइनस 2I2 और फिर माइनस 4I3 और फिर बराबर 0। जोड़ना है ना, जोड़ना है, यहाँ पे प्लस लगा दो, चाहे जोड़ना है तो प्लस कर दो। अब देखो 8 और 1 कितना होता है? 9, तो हो जाएगा 9I1 ठीक। अब जोड़ रहे हैं तो 4 और 2 कितने हो जाएगा? माइनस का 6I2। अच्छा, ये 4I3 प्लस का, ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, तो कितना आएगा? 0, खत्म हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 9I1 माइनस 6I2 बराबर कितना आया? अब यहाँ से हम I2 का मान अगर निकाले तो ये क्या बन जाएगा? I2 का मान यहाँ पे ये बन जाएगा 6I2, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये बराबर 9I1 के हो जाएगा। बोलो, अब 6 गुणे में लिखा है, इधर आएगा तो बटे में, तो I2 बराबर कितना होगा? I2 बराबर कितना होगा? I2 बराबर होगा 9I1 अपान 6I2 होगा। अब इसको काट सकते हो, 2 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। अच्छा, I2 रख दिया, तो ये बराबर कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा I2 बराबर 3/2 I1। ये तो बनेगा, बोलो, यहाँ पे I2 का मान निकल गया। अभी इसको, इसमें I1 का मान रखना है, I2 का मान निकल गया। अभी इस I2 के मान को हम रखेंगे एक समीकरण में। हाँ है, बताओ, इसमें रखेंगे I2, I1 का निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दो I2 का मान, अब मान ही रखना बच्चा है खाली, समीकरण 6 में रख दो। 6 में रखने पर तो इसमें रखेंगे, इसमें तो 7I1 और प्लस I2 का मान 3/2 I1। I2 का मान रखा मैंने, बराबर 2। इसको हल करना है, तो हल करने के लिए यहाँ नीचे 1 मानेंगे, 7 दूनी 14I1 और प्लस का 3I1 और बटे का 2 और बराबर 2। ये 2 2 4 हो जाएगा, और 14 और 3 17I1 और बराबर 4। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा? 4/17 एम्पियर, 4/17 एम्पियर। I1 का मान निकल गया ना, 4/17, मतलब फाइनली एक मान तो निकला, I1 का मान निकला 4/17। अब सब निकल जाएगा। तो 7 बना लो, इसको बना लो समीकरण नंबर 7, इसको बना लो समीकरण नंबर 7। इसमें रख दो, अगर हम I1 का मान इसमें रख दें तो I2 बराबर क्या होगा? समीकरण 7 में I1 का मान रखने पर तो I2 बराबर कितना होगा? I2 बराबर होगा 3/2 और गुणे I1 का मान 4/17, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 6/17 एम्पियर। तो I2 बराबर कितना आ गया? I2 बराबर आया 6/17 एम्पियर। बोलो, तो I2 का भी मान निकल गया। अब हमको निकालना है I3 का मान। यहाँ लिख रहा है ना, इसमें I1 I2 मान लो तो I3 निकल जाएगा। बोलो, I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है यहाँ पर 2I1, तो 2I1 का मान है 4/17 और फिर प्लस, तो प्लस लिख दो। फिर क्या है? I3 हमको निकालना है, फिर माइनस, तो माइनस लिख दो। I2 का मान 6/17
बराबर 0। तो 4×8/17 और -6/17 और प्लस का I3 बराबर 0। 8 से 6 गया, कितना बचा? 2/17 प्लस I3 बराबर माइनस का 2/17 एम्पियर। I1 I2 I3 तीनों के मान देखो मैंने निकाल दिए। अब जिस भुजा में जो धारा निकालनी आराम से निकाल सकते हो। ए बी भुजा कौन सी है? ए बी भुजा में धारा तो I1 भुजा ए बी में धारा, तो भुजा ए बी में धारा कितनी है? I1 है ना, तो I1 का मान कितना आया है? 4/17 एम्पियर। तो एक तो ये आंसर आ गया, ठीक, एक ये आंसर आ गया। दूसरी भुजा बताओ कौन सी है? दूसरी भुजा बीसी, तब भुजा बीसी में धारा, भुजा बीसी में धारा, तब भुजा बीसी में धारा कितनी है? I1 माइनस I3 है, I1 माइनस I3, तो I1 माइनस I3 का मान रख दो। I1 का मान कितना है? 4/17 माइनस I3 का मान कितना है? माइनस में प्लस हो जाएगा, 2/17, बोलो 17 है ना, 6/17 एम्पियर। तो ये भुजा बीसी में धारा आ गई, बीसी में धारा आ गई। अब कौन सी भुजा बच्ची बताओ? सी डी, भुजा सी डी में धारा, भुजा सी डी में धारा, तो सी डी में धारा कितनी बह रही है? I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 बह रही है, और I2 का मान है कितना? 6/17, और प्लस I3 का मान कितना है? -2/17, तो माइनस सीधे लगा तो माइनस, तो 6 से 2 गए तो 4/17 एम्पियर। तो ये आ गई भुजा सी डी में धारा। अब बताओ कौन सी भुजा बची है? अब कौन सी बची है? ए कह लो या ए डी कह लो, भुजा, हाँ बीच वाली, बीडी में धारा निकालो, भुजा बीडी में धारा। बीडी में धारा I3 है ना, बीडी में धारा वही I3 वाला मान लिख दो। I3 बराबर कितना I3 आया है? -2/17 है ना, -2/17 एम्पियर। ये आ गई भुजा बीडी में धारा। अब बता कौन सी भुजा बच्ची? एडी, तब भुजा एडी में धारा, तो एडी में धारा कितनी बह रही? I2 बह रही ना, तो I2 बराबर कितना मान निकालेगा? 6/17, सीधे सीधे लिख दो 6/17 एम्पियर। बताओ कौन सी भुजा बच्ची? ये वाली भुजा HG में धारा, भुजा HG में धारा, इसमें कितनी धारा बह रही? I बह रही ना, तो I बराबर कितना होगा? I का मान कितना आया था बताओ? I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2 जोड़ दो, तो I बराबर कितना आएगा? I1 का मान कितना है? 4/17, और प्लस I2 का मान कितना आया है? 6/17, 10/17 सही है, 6/17 4, हाँ 10/17 एम्पियर, एम्पियर। तो ये भुजा HG में जिसमें धारा बहने वाली धारा आ गई। अब कोई भुजा बचे कि नहीं बचे? सभी भुजाओं में धारा निकल गई कि नहीं निकल गई? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? दिक्कत तो पूछ सकते हो, यही इसी चित्र में पूछ सकते हो। किसके बराबर? I1 प्लस I2 थे, तो I1 का मान रखा 4/17, I2 का मान रखा 6/17, और हर बराबर है, तो 6 4 10/17, तो इसमें कितनी धारा आई? 10/17, I का मान 10/17 आ गया। और बताओ किसी को कोई दिक्कत? बता रहा हूं, पढ़ाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तांबे के चालक में, तांबे का तार है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब अवकलित किया गया है। मतलब 1 मीटर क्यूब में, यानी कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन 8.5 × 10⁻28, ठीक। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा? अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा, ठीक। तार का अनुप्रस्थ काट 2.0 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है और इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है।
तो सबसे पहले जो मान इसमें दिए गए हैं उनको अलग करके लिख लिया जाए, इसमें से निकाल करके, है ना। दो चीजें निकालनी, एक तो इसमें अपवाह वेग नहीं पता है, अनुगमन वेग, और समय भी नहीं पता, तो पहले अनुगमन वेग निकाल लो, तब समय निकलेगा, है ना। सबसे पहले जो मान दिए हैं वो लिख लो। वो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहाँ से लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखते हैं एन। एन बराबर कितना दिया है, 8.5 गुणे 10 की पावर 28 मीटर क्यूब। ये घनत्व तो दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ही होगी, ठीक है। एन जब लिखे तो यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो प्रति मीटर क्यूब में, ऐसा लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब ऐसा लिख सकते हो, 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। और क्या दिया हुआ है, 3 मीटर लंबा तार है, तो ये एल है, एल बराबर कितना है 3 मीटर। फिर तार को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, ए बराबर 2.0 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। और इसमें धारा भी दे, धारा आई बराबर कितनी है 3 एम्पियर, आई बराबर 3 एम्पियर। और निकालना क्या है, समय, टी बराबर क्वेश्चन मार्क। और इसमें अपवाह वेग भी तो नहीं पता है, हालांकि इसे पूछ नहीं रहा है, लेकिन उसको तो निकालना पड़ेगा ना। इसमें सूत्र लगेगा विद्युत धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध है ना। तो वीडी भी तो निकालना पड़ेगा, अपवाह वेग। तो आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी, ए तो होता फार्मूला, ये फार्मूला लगेगा। अब इसमें हमको आई का मान पता है, एन का मान पता है, ई का भी मान पता है। ई बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, क्यों, ए का भी मान पता है, बोलो। ये देखो लिखा हो, आई का मान है 3 बराबर, एन का मान कितना है 8.5 गुणे 10 की पावर 28, और ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -28, और ए का मान कितना है, ए का मान है 2.0 गुणे 10 की पावर -6, और वीडी हमको निकालना है। तो वीडी के साथ ये सब गुणे में ही तो लिखे हुए हैं, अगर इनको हम यहाँ से हटा के इधर लाए तो फिर बटन नहीं चले जाएंगे, तो इधर वीडी अकेला बचेगा। तो वीडी बराबर हो जाएगा 3 बटे, गुणा करते हुए ले आओ, गुणा करते हुए ले आओ, देखो 18 से गुणा होगी 16 दूना 32, पॉइंट कितनी संख्या बार लगेगा, एक संख्या, दो ही तो लिए हो, एक संख्या बार लगेगा यहाँ एक, और गुणे 8.5 और गुणे 10 की पावर 19, और 6 कितने होते हैं 25, और 28 से 25 घटाओ कितना बचेगा 3 बचेगा प्लस का, इधर भी ले आए बटे में, और घर भी थोड़ा सा हटा दो, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये वाला पॉइंट हटा दो, फिर यहाँ डी बराबर कितना होगा, अब इनकी की गुणा करनी पड़ेगी, है ना। तो करो गुणा, 85 की गुणा 32 से करो, कट भी तो जाएगा 150, और यहाँ हो जाएगा 16, फिर कट जाएगा तो 8 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 75, अच्छा अब 85 भी तो कट जाएगा, ये 15 25 75, तो 15 हो जाएगा, और 5 एक कम 5 5 या 15, सॉरी 5 एक कम 5 25 35, तो ऊपर आ गया 15 और नीचे कितना आ गया 17 8 136, सही, 56 और 8 का मान 13, सही है ना। तो अब करें भाग, तो 136, अच्छा 10 की पावर -3 भी तो है, तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक, बोलो। अब भाग को और आसान बनाने के लिए ये कर दो, यहाँ पे एक जीरो और ले लो, यहाँ पे -3 पहले से ही था, एक जीरो और ले लोगे तो हो जाएगा 150, और एक जीरो लोगे तो हो जाएगा 1500, 1500 बटे 136 कर लो, और यहाँ 10 की पावर -3 पहले से था, 2 मैंने इसको और उधार दिए हैं, तो -2 और इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा -5। अब भाग करोगे तो आसान हो जाएगा, 136 बाहर है और 1500 अंदर है, एक बार लगा लो,
136 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, फिर एक बार लगेगा तो फिर 136 आएगा। हाँ, फिर 4 बचेगा। एक काम करो, यहीं तक लगाओ, खाली यहीं तक। तो VD बराबर आएगा 11 खाली लिखो, 11 गुणे 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ये आया अनुगमन वेग का मान, VD का मान। ठीक, बोलो तो मिटा दे, इतना मान आया अनुगमन वेग का मान। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अपवाह करने में कितना समय लगेगा, इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा। तो इसमें फार्मूला लगाओ ये वाला। देखो लंबाई कितनी है, चालक तार की लंबाई दी है, नहीं दी है, 3 मीटर दी है ना, L बराबर 3 मीटर। तो लंबाई का मतलब जैसे ये चालक तार है ना, ये चालक तार है और इस चालक तार की लंबाई L है, और इस लंबाई को हम दूरी भी तो कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं कि नहीं। तो ये दूरी है और ये है वेग, और हमको समय निकालना है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को चलने में लगी दूरी, तय दूरी, और इतने वेग से चल रहा है। अब हम अगर तुमसे पूछे कि बताओ इतनी दूरी तय करने में, इतने वेग के साथ इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये फार्मूला पढ़े हो, पढ़े हो, यही फार्मूला इसमें लगाना है। दूरी की जगह L लिख देना है और चाल की जगह पे अनुगमन वेग लिख देना है। बोलो, तो वही फार्मूला लगेगा। समय यानी कि T बराबर दूरी कितनी है L और बटे चाल कितनी है VD ही तो है, ये फार्मूला लगा दो। और T ये फार्मूला है, और अगर ये भूल जान रहे हो तो यहाँ पे लिख दो समय बराबर दूरी बटे चाल, ब्रैकेट करके, ताकि फट से याद आ जाए। तो T बराबर L का मान कितना है 3 और नीचे VD का मान है 11 गुणे 10 की पावर -5। और इसको हल कर लो, अब 10 की पावर ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो 3 गुणे 10 की पावर 5 बटे 11। अब इस 3 को बना लो 300 गुणे बटे 11 गुणे 30 बना लो, गुणे 10 की पावर 5 है तो इसको 4 कर लो, क्योंकि 1 0 तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया ना, तो 10 की पावर 5 को मैंने 4 कर दिया। अब 30 को भाग कर लो, तो T बराबर 11 और 30 जब भाग करोगे तो 11 दूना 22 आएगा, यहाँ 8 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओ, 11 सते 77। अब कितना बचेगा, 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 11 दूना 22 आएगा, फिर 8 बचेगा, है ना, फिर 7 बार लगेगा। तो आंसर आएगा 2.72 गुणे 10 की पावर 4 में लगेगा अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन को। ये तो समय बहुत ज्यादा है ना, नहीं है ज्यादा, तो इतना समय लगेगा अपवाह करने में, L दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन को L दूरी अपवाह करने में कितना समय लगेगा, 2.72 गुणे 10 की पावर 4 सेकेंड। यही आंसर आ रहा है आपको मिलेगा। अब किसी को कहीं पे कोई समस्या या समझ नहीं आए पूछ सकते हो। सबसे पहले हमको अपवाह वेग निकालना है, अपवाह वेग निकल जाएगा तो ये वाला फार्मूला लगा करके और हम समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इनको इसमें क्या नजर आ रहा है कि एक परिपथ है, इस परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध X लगा हुआ है, देखो लगा X लगा है। अब बैटरी से मिलने वाली धारा की गणना हमको करनी है, जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं, यानी कि संतुलन की स्थिति में है ये परिपथ, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, उस कंडीशन में वो फार्मूला लगेगा, व्हीटस्टोन टेस्ट वाला। धारा मापी में कोई धारा नहीं है, तार AB के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध दिया हुआ है। ये जो तार लगा हुआ है AB तार लगा हुआ है, ये है तार, ब्लू पेन से मैंने बना दिया। ये तार जो AB है, प्रति सेंटीमीटर इसका प्रतिरोध 0.01 ओम है प्रति सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, ये दिया हुआ है। बस कितनी चीजें हमको निकालनी है, 2 चीजें निकालनी है, X का मान निकालना, इसमें से निकलने वाली धारा का मान बताओ। ठीक, तो देखो ये होता है PQRS, ऐसा तो होता है। R ये है ना, R बराबर X ओम है। फिर चार तो वो पढ़े हो ना व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु में PQRS ऐसे होता है, QR, लेकिन चलेंगे तो क्रम से ही ना, PQRS। अब R की जगह पे X आ रहा तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें यश ज्ञात हो गया फिर।
एक रूल वही, x बराबर कितना है, सॉरी s बराबर कितना है, s बराबर 4 ओम। ठीक, अब p और q के मान हमको निकालने हैं। तो यहाँ पर देखो ये दूरी क्या होती है, l। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या ली जाती है, l। तो l बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो बताओ जरा ये दूरी कितनी हो जाएगी, सी कर देंगे। ठीक, हाँ 60 सेंटीमीटर दिया है चित्र में। तो ये 60 सेंटीमीटर, ये कितना बचा, 100 में 60 चला गया, कितना बचा 40, यानी कि BC, यानी कि BC है ना। तो BC बोला, BC का मान कितना आया, 40 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। तो ये यहाँ पे तो P होगा प्रतिरोध, यहाँ पे Q होगा। फार्मूला होता है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 माइनस L, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 100 माइनस L ये तो है, L बटा 100 माइनस L, ये लगाओ। मीटर से इसका फार्मूला अलग है थोड़ा सा, है ना। तो L का मान रखो, ये वाला कितना है, L का मान है 60, तो बटे 100 माइनस L का मान 40। अब इसको हल करो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4, तो 2x बराबर 4 3 12। तो x बराबर कितना हो गया, 12 बटे 2, 2 6 12, तो x बराबर आ गया 6 ओम। x बराबर 6 ओम आ गया। तो एक बात निकल गई ना, x बराबर 6 ओम निकल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें धारा कितनी बहेगी, ये मीटर से वाला फार्मूला है, सूत्र है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें धारा कितनी बहेगी, बैटरी से निकलने वाली धारा का मान बताओ, ये हमको निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब 60 सेंटीमीटर लंबा प्रतिरोध तार है, इसका प्रतिरोध निकालेंगे, क्योंकि एकांक लंबाई का दिया हुआ। तो चूंकि 60 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध, 60 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना दिया है बताओ, कितना होगा, एक का कितना होता है 0.08, तो 60 का कितना होगा, 60 गुणे 0.01, ये तो होगा। तो P का मान कितना आएगा, इसकी गुणा होगी तो 60 एकदम 60 पॉइंट लगेगा, 2 सेकंड यहाँ आएगा 0.60 ओम, ये तो होगा 0.60 ओम। ये जीरो ये मानो या ना मानो कोई बना, तो 0.6 ही तो जीरो लिखो जाए। अब इसी तरीके से ये वाला मान निकालो, 40 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध। तो 40 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध क्यों बराबर कितना होगा, 40 गुणे 0.01, तो इसका मान कितना आएगा 0.4 आ जाएगा, क्यों का मान 0.4 ओम। तो हमको इसका भी प्रतिरोध मालूम है, इसका भी मालूम है, इसका भी पता चल गया और इसका भी पता चल गया। तो हम पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध नहीं निकाल सकते, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताओ कितना होगा। देखो ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों जोड़ देंगे हम श्रेणी क्रम में, कितने हो जाएंगे भाई, x का मान कितना आया है 6 4 10 ओम, यानी कि ये R1 हो गया 10 ओम। बनाओ R1 कितना हो गया, 6 + 4 = 10 ओम। और ये दोनों किस क्रम में, ये भी तो श्रेणी क्रम में है, अगल बगल है, जितनी धारा इसमें बहेगी उतनी धारा इसमें बहेगी, श्रेणी क्रम में। और इन दोनों का अलग अलग कितना आया 0.6 और 0.4, तो यानी कि R2 बराबर कितना होगा, R2 बराबर, क्योंकि R1 बराबर R2 बराबर कितना होगा, R2 बराबर होगा 0.1 आएगा, खाली 1 ओम आएगा। अगर लिख लो अलग अलग तो लिख सकते हो, 0.6 + 0.4 = 1.0 ओम, मतलब इसका भी आ गया। अब ये दोनों जो है R1 और R2, ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, ये दोनों आमने सामने समांतर क्रम में लगे हुए हैं, है ना। तो लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हो जाएगा 1/R, 1/R डैश कर लो, क्योंकि यहाँ पे R लिखा हुआ है, 1/R डैश बराबर 1/R1 + 1/R2। तो 1/R डैश बराबर कितना हुआ, R1 का मान कितना लिखे हो 10 और प्लस R2 का मान 1, ये तो होगा।
तो 1/r' बराबर हो जाएगा, इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो 10 और 1 11/10। तो r' बराबर कितना हो जाएगा 10/11, ये तो होगा ओम। तो तुल्य प्रतिरोध निकल गया और वैद्युत वाहक बल 5 है, ई बराबर 5 या बी कह लो या ई कह लो, एक ही बात है। तो आई हम निकाल लेंगे। बोलो परिपथ में धारा या बैटरी से निकलने वाली धारा, क्यों यही तो पूछ रहा है। बैटरी से क्या होता है E/R हो जाएगा। तो आई बराबर ई का मान कितना दिया है 5 और आर का मान है 10/11/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा। तो आई बराबर सॉरी 10/11, 10/11, तो 11 ऊपर चला गया तो 11 बचे 55, 55/10। अब ये 0 काट देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो आई बराबर आ जाएगा 5.5 एम्पियर। कितनी धारा बैटरी से निकल रही है, आ रहा है 5.5 एम्पियर। किसी को कोई दिक्कत बताओ। ये हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा है यहाँ पे, तो R1 आया है और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो R2 आया, क्योंकि हमको टोटल प्रतिरोध निकालना है ना परिपथ का, तभी तो धारा निकलेगी। वैद्युत वाहक बल दिया है, कुल प्रतिरोध पता होना चाहिए। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया श्रेणी में, इन दोनों को जोड़ दिया श्रेणी में, और फिर उन दोनों को जोड़ दिया आपस में समांतर में। आई बात समझ में।